नमस्कार दोस्तों। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर कम चर्चा किए जाने वाले नॉवेल कीप द एस्पेडिस्टर फ्लाइंग की पूरी कहानी समझेंगे। यह कहानी केवल एक आदमी की कहानी नहीं है, यह कहानी है पैसे और गरीबी की, समाज में स्टेटस की, मिडिल क्लास रिस्पेक्टेबिलिटी की और उस इंसान की जो पैसे की दुनिया से नफरत तो करता है लेकिन उसी दुनिया से पूरी तरीके से बाहर कभी निकल नहीं पाता। इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर है गॉर्डन कॉम्स्टॉक। ठीक है, मेन कैरेक्टर है गॉर्डन कॉम्स्टॉक और गॉर्डन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन उससे बड़ी समस्या पता है क्या है? वह यह तय नहीं कर पा रहा कि उसे वास्तव में क्या करना चाहिए। गॉर्डन कॉम्स्टॉक कौन है? और गॉर्डन कॉम्स्टॉक लंदन में रहने वाला एक युवा आदमी है। वह एडुकेटेड है, इंटेलिजेंट है और लिटरेचर में रुचि रखता है। लेकिन गॉर्डन को समाज की एक चीज़ से बहुत नफरत है, मनी। उसके लिए पैसा केवल ज़रूरत की चीज़ नहीं है, उसके अनुसार पैसा इंसान की पूरी ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगा है। लोग क्या काम करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, किससे दोस्ती करेंगे, इन सब चीज़ों के पीछे पैसा दिखाई देता है। गॉर्डन मानता है कि आधुनिक मिडिल क्लास सोसाइटी में आदमी की कीमत उसके कैरेक्टर से नहीं बल्कि उसके इनकम से तय होती है। इसलिए वह कन्वेंशनल कैरियर्स को छोड़ देता है। वह एक अच्छी नौकरी छोड़कर एक छोटी और कम पैसे वाली नौकरी स्वीकार करता है। उसका उद्देश्य, वह पैसे के सामने सरेंडर नहीं करना चाहता, लेकिन यहीं से उसकी असली परेशानियां शुरू होती हैं। गॉर्डन जिस तरह की ज़िंदगी चुनता है वह बाहर से देखने में तो बहुत रिबेलियस लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में गरीबी बहुत कठिन होती है। उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, उसके कपड़े खराब होने लगते हैं, उसका रहने वाला स्थान अच्छा नहीं था, खाने पीने की चीज़ों की भी समस्याएं होने लगी थी और सबसे महत्वपूर्ण, गरीबी धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को प्रभावित करने लगती है। गॉर्डन ने सोचा था कि पैसा छोड़ देने पर वह स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि गरीबी भी इंसान को कंट्रोल करती है। अगर जेब में पैसा नहीं है तो तुम मनमानी चीज़ें नहीं खरीद सकते, किसी को बाहर लेकर नहीं जा सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आराम से ट्रैवल नहीं कर सकते और तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सोचना पड़ता है। गॉर्डन धीरे धीरे उस कॉन्ट्राडिक्शन में फंस जाता है जिसे ऑरवेल की पूरी नॉवेल में हम एक्सप्लोर करेंगे। वह पैसा नहीं चाहता, लेकिन पैसा न होने वाली परेशानी उसे बहुत परेशान करती है। गॉर्डन खुद को एक राइटर भी मानता है। उसका सपना है कि वह लिटरेचर में कुछ बड़ा करेगा। वह पोएम्स लिखता है। उसने एक शानदार कलेक्शन भी तैयार किया था। उसकी पोएम का नाम था माइस। ठीक है, गॉर्डन को उम्मीद है कि उसकी पोइट्री उसे लिटरेरी रिकॉग्निशन दिलाएगी, उसका पोएट के रूप में एक जान पहचान बन जाएगा। लेकिन दुनिया उसकी कविता को उस तरह स्वीकार नहीं करती जैसे वह चाहता है। यह फेलियर गॉर्डन की फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देता है। अब उसके सामने दो प्रॉब्लम है, एक तरफ पावर्टी और दूसरी तरफ लिटरेरी फेलियर। उसे लगता है कि सोसाइटी ने उसकी प्रतिभा को समझा ही नहीं। लेकिन ऑरवेल यहाँ गॉर्डन को केवल विक्टिम नहीं बनाते, गॉर्डन की पर्सनालिटी में भी एरोगेंस है। वह दूसरों को जज करता है। उसे लगता है कि वह बाकी लोगों से अत्यधिक इंटेलेक्चुअली अवेयर है। यही एटीट्यूड उसे धीरे धीरे लोगों से दूर करता है। अब कहानी में आती है रोजमेरी। रोजमेरी गॉर्डन की प्रेमिका है, लेकिन गॉर्डन और रोजमेरी की रिलेशनशिप सामान्य प्रेम कहानी जैसे बिल्कुल नहीं है। रोजमेरी प्रैक्टिकल है। वह गॉर्डन को समझाती है वह उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन वह यह भी चाहती है कि गॉर्डन एक सामान्य और स्थिर जीवन जिए। गॉर्डन के लिए लव भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वह रोजमेरी से प्यार तो करता है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण रिलेशनशिप में भी इनसिक्योरिटी महसूस करता है। उसके मन में एक सवाल लगातार चलता रहता है, अगर मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो क्या रोजमेरी को मैं खुश रख पाऊंगा? और यही गॉर्डन की एंटी मनी फिलॉसफी कमजोर पड़ने लगती है। गॉर्डन जिस बुक स्टोर में काम करता है वहाँ की भी स्थिति कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। वह अपने एम्प्लॉयर यानी मालिक और काम को लेकर हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। उसके मन में हमेशा लिटरेचर और पोइट्री की बातें चलती रहती हैं। उसे लगता है कि उसका टैलेंट उसके जॉब इन्वायरमेंट में वेस्ट हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर वह छोटी नौकरी उसे
वह छोटी नौकरी उसे थोड़ी देर के लिए फाइनेंशियली सिक्योरिटी तो देती है, यानी जिस आर्थिक व्यवस्था से वो नफरत करता है उसी व्यवस्था पर उसका पूरा जीवन निर्भर है। गॉर्डन पैसे तो नहीं चाहता था ना शुरू में, लेकिन अब वो जिस नौकरी से जो पैसे पाता है ना, उसी से उसका पूरा जीवन निर्भर करता है। पैसे की साइकोलॉजिकल पावर को आप समझे ना, यही नॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गॉर्डन के लिए पैसा केवल कॉइन्स और नोट्स नहीं है, उसके लिए पैसा एक साइकोलॉजिकल फोर्स है। जब उसके पास पैसा नहीं होता तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, उसे अपनी सोशल पोजीशन कम लगने लगती है, जैसे हम सबको लगती है। उसे रोज़मेरी के सामने भी इनसिक्योरिटी फील होती है, उसे लगता है कि बाकी लोग उससे बेहतर जीवन जी रहे हैं। इसलिए गॉर्डन जितना पैसा रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, धन उसके दिमाग पर उतना ही कब्जा करने लगता है। यह ऑरवेल की बहुत इंटरेस्टिंग आयरनी है। गॉर्डन पैसा छोड़ना चाहता है, लेकिन पैसा छोड़ने की पूरी प्रक्रिया में उसका ध्यान लगातार पैसे पर भी है। गॉर्डन का बैकग्राउंड भी महत्वपूर्ण है। वह पूरी तरीके से वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से नहीं आता, उसके मिडिल क्लास वैल्यू का प्रभाव दिखता है। इस वजह से उसका रिबेलियन कॉम्प्लिकेटेड है। वह मिडिल क्लास रिस्पेक्टेबिलिटी से नफरत करता है, लेकिन पूरी तरीके से उनमें से निकल नहीं पाता। वह अच्छे जीवन की सुविधाओं का आकर्षण देखता रहता है, वह रिस्पेक्टेबल दिखाई देना भी चाहता है, और यही कॉन्ट्राडिक्शन उसे कैरेक्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाकर रख देती है। समय के साथ गॉर्डन की फाइनेंशियल कंडीशन और भी खराब होती जाती है। वह कई बार खुद को ऐसी परिस्थिति में पाता है जहां छोटी सी रकम उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अब पावर्टी उसके लिए साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं रह जाती, उसकी रियल सफरिंग बन जाती है। उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहता है, उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होने लगता है, और रोज़मेरी भी समझने लगती है कि गॉर्डन केवल सोसाइटी से नहीं लड़ रहा है, वह खुद से भी लड़ रहा है। गॉर्डन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वह अपने बिलीव्स को लेकर बहुत रिजिड है। कहने का मतलब है, ईमानदार होना अच्छा है, बट ईमानदारी का घमंड करना सबसे बुरा है। वह सोचता है कि अगर उसने पैसे को स्वीकार कर लिया तो वह हार जाएगा, अगर उसने रिस्पेक्टेबल करियर चुना तो वह कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, अगर उसने अच्छी इनकम कमाई तो उसका रेबेलियन खत्म हो जाएगा। लेकिन जीवन इतनी सरल चीज़ नहीं है। ऑरवेल गॉर्डन के माध्यम से यह दिखाते हैं कि एक्सट्रीम रिजेक्शन भी एक तरह का ऑब्सेशन बन सकता है। गॉर्डन पैसा छोड़ चुका है, लेकिन अब उसकी पूरी मानसिक दुनिया पैसे के इर्द गिर्द ही घूमती है। रोज़मेरी प्रैक्टिकल लाइफ चाहती है। वह गॉर्डन से प्रेम तो करती है, लेकिन वह उसके साथ लगातार इनसिक्योरिटी में नहीं रहना चाहती। उनके रिलेशनशिप में टेंशन्स बढ़ते रहते हैं। गॉर्डन चाहता है कि रोज़मेरी उसके आइडियाज़ को समझे। रोज़मेरी चाहती है कि गॉर्डन रियलिटी को समझे। दोनों के बीच समस्या यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया है, समस्या यह है कि दोनों जीवन में बहुत अलग अलग तरीकों से चीज़ों को देखते हैं। गॉर्डन के लिए प्रिंसिपल महत्वपूर्ण है, जबकि रोज़मेरी के लिए प्रैक्टिकल ह्यूमन लाइफ महत्वपूर्ण है। इसी बीच गॉर्डन अपनी पावर्टी को लेकर भी परेशान है। उसका सपना था कि उसकी राइटिंग उसे पहचान दिलाएगी, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। इस फेल्यूर के बाद उसकी बिटरनेस बढ़ जाती है। उसे लगता है कि लिटरेरी वर्ल्ड में भी पैसे और सोशल कनेक्शन से नियंत्रण पाया जाना शुरू हो चुका है। उसे लगता है कि टैलेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके पास कितना पैसा है, कौन किससे जुड़ा हुआ है, और कौन किस सोशल क्लास से बिलोंग करता है। इससे उसकी सोसाइटी के प्रति हेट्रेट और बढ़ जाती है। लेकिन असली समस्या है क्या? यहाँ हमें गॉर्डन को ध्यान से समझना चाहिए। क्या गॉर्डन सच में पैसा नहीं चाहता, या वो पैसा चाहता है लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाता? नॉवेल का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन तो यही है। गॉर्डन पॉवर्टी तो चुनता है, लेकिन जैसे जैसे पॉवर्टी बढ़ती है उसका माइंड पैसे की तरफ भागता है। इसलिए उसका रिबेलियन धीरे धीरे खोखला दिखाई देने लगता है। अब समझेंगे एस्पेडिस्ट्रा का अर्थ क्या है। अब आते हैं नॉवेल के इम्पोर्टेंट सिंबल पर। एस्पेडिस्ट्रा एक ऐसा हाउस प्लांट है जो विक्टोरियन और मिडिल क्लास ब्रिटिश होम्स में कॉमन था। गॉर्डन को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके लिए यह रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास लाइफ का एक सिंबल है। एक ऐसा जीवन हो जिसमें घर हो, नौकरी हो, नियमित इनकम हो, सम्मान हो, और बाहर से सब कुछ रिस्पेक्टेबल दिखाई दे। गॉर्डन इस लाइफ को पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है। इसीलिए इस नॉवेल का टाइटल है कीप द एस्पेडिस्ट्रा फ्लाइंग। सिर्फ इस प्लांट के बारे में नहीं है, यह पूरी मिडिल क्लास रिस्पेक्टेबिलिटी पर ऑरवेल की टिप्पणी है।
गॉर्डन की हालत और ख़राब होती है, गॉर्डन का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके रिलेशनशिप को बहुत प्रभावित करती है, उसकी राइटिंग भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं देती जिसकी उसे बहुत उम्मीद थी। धीरे धीरे गॉर्डन को यह समझ में आने लगता है केवल रेबेलियन यानी विद्रोह से ज़िंदगी नहीं चलती है, उसके आइडियाज़ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा गैप है। इसी बीच कहानी में बहुत टर्निंग पॉइंट आता है, रोज़मेरी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब गॉर्डन के सामने केवल थियोरेटिकल सवाल नहीं है, उसके सामने एक रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। एक आने वाला बच्चा है। सवाल यह नहीं है कि क्या मैं पैसे से नफरत करता हूँ, सवाल यह है कि क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा सकता हूँ। ये गॉर्डन कहता है। यहाँ गॉर्डन की फिलॉसफी टेस्ट होती है। वह अब केवल अपने निर्णय नहीं ले सकता, रोज़मेरी के साथ उसका रिलेशनशिप इस पॉइंट पर निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। गॉर्डन को समझ आता है कि उसकी गरीबी केवल उसकी पर्सनल चॉइस नहीं रही, अब उसका असर दूसरे लोगों पर भी होगा। और यही मोमेंट गॉर्डन धीरे धीरे अपने रेबेलियन से पीछे हटता है। वह समझता है कि पैसे को पूरी तरीके से रिजेक्ट करना फ्रीडम नहीं हो सकता। अगर पैसा न होने के कारण तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो सकती, तो यह भी तो एक प्रकार की कैप्टिविटी है। गॉर्डन वापस मेन स्ट्रीम लाइफ में आता है और वह डिसाइड करता है कि वह फिर से अपनी पुरानी जॉब करेगा। पुरानी जॉब कैसे करेगा? एक एड कंपनी में वो काम किया करता था। वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का फैसला करता है और यह उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस मिडिल क्लास रिस्पेक्टेबिलिटी से वह इतना नफरत करता था, अब वह उसी दुनिया की ओर लौट रहा है। लेकिन यह रिटर्न केवल हार नहीं है, यह रियलाइजेशन है। गॉर्डन समझता है कि लाइफ केवल प्रिंसिपल्स पर नहीं चलती। ह्यूमन रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी और फैमिली, इनकी भी वैल्यू है। गॉर्डन और रोज़मेरी का रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलेशन की दिशा बनती है। गॉर्डन धीरे धीरे एक कन्वेंशनल लाइफ को स्वीकार कर लेता है और यहाँ नॉवेल का जो टाइटल है वो मीनिंगफुल हो जाता है। मीनिंगफुल कैसे हो जाता है? कीप द एस्पेडिस्ट्रा फ्लाइंग, यानी वो जो पौधा है ना उसे बढ़ने दो। जिस प्लांट से गॉर्डन नफरत करता था, वही प्लांट अब उस रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास का प्रतीक बन जाता है जिसे उसने स्वीकार कर लिया है। लेकिन ऑरवेल इसे सिंपल हैप्पी एंडिंग की तरह नहीं देखते हैं। गॉर्डन की जो जर्नी थी वह हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या उसने सच में अपने आइडियल्स को छोड़ दिया है, या उसने फाइनली समझ लिया है कि आइडियल्स और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच बैलेंस जरूरी है? और यही नॉवेल की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ समरी सुनने आए थे तो समरी यहीं ख़त्म हो जाती है और अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में। इस नॉवेल में बहुत लिमिटेड कैरेक्टर हैं। हमारा पहला मुख्य इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गॉर्डन कॉमस्टॉक्स। गॉर्डन कॉमस्टॉक्स इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है। वह इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और लिटरेरी और रिबेलियस है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो पैसे से नफरत करता है, लेकिन बाद में उसे पॉवर्टी से परेशान होकर वह उसी को अपना लेता है। वह साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। रोज़मेरी वाटरलू ये गॉर्डन की बहुत अच्छी प्रेमिका है। उसके लाइफ के हर निर्णय में उसका साथ देती हैं, लेकिन जब ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो गॉर्डन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और दोनों बहुत अच्छा जीवन जीने लगते हैं। जूलिया कॉमस्टॉक्स या बहन है, ठीक है। जूलिया कॉमस्टॉक्स गॉर्डन की बहन है और उन्हें बहुत अच्छे से समझती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर मैकेंजी। मिस्टर मैकेंजी वर्किंग इन्वायरमेंट और जॉब रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट को समझने में गॉर्डन की मदद करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टर है रेवलस्टोन। रेवलस्टोन गॉर्डन के कॉन्ट्रास्ट में ऑपोजिट कैरेक्टर है। वो फाइनेंशियली कंफर्टेबल है और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, और उसके माध्यम से ऑरवेल यह दिखाते हैं कि इंटेलेक्चुअल लाइफ और मनी के बीच रिलेशनशिप कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अब जो इस नॉवेल की सेटिंग है वो लंदन इंग्लैंड में है। यह लंदन ग्लैमरस टूरिस्ट सिटी के रूप में नहीं आता। यहाँ दिखाई देता है छोटे कमरे, वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास नेबरहुड, बुक शॉप, स्ट्रीट, रेस्टोरेंट्स, गरीबी, अर्बन लोनलीनेस और सोशल क्लास डिफरेंस। सेटिंग गॉर्डन की साइकोलॉजिकल कंडीशन को भी रिफ्लेक्ट करती है। लंदन जितना बड़ा है, गॉर्डन उसे उतना ही आइसोलेट महसूस करता है, ठीक है। अब इसकी थीम समझिएगा। इसकी सबसे बड़ी थीम है मनी वर्सेस फ्रीडम। नॉवेल का सबसे बड़ा थीम है। गॉर्डन सोचता है कि पैसा इंसान को गुलाम बनाता है, लेकिन ऑरवेल दिखाते हैं कि मनी की कंप्लीट अब्सेंस भी फ्रीडम नहीं देते, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी केवल एम्प्टी पॉकेट नहीं है, यह कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप, सोशल आइडेंटिटी और मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती है। मिडिल क्लास रिस्पेक्टेबिलिटी भी एक थीम है जिसमें वो सटायर करते हैं घर, नौकरी, इनकम, प्लान्स और कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल।
लव वर्सेस आइडियोलॉजी इसकी मेन थीम है। ये प्यार करते हैं मैरी से, रोज़ मैरी से, इसलिए अपनी आइडियोलॉजी को ये चेंज कर देते हैं। आर्ट एंड कमर्शियल सक्सेस, गॉर्डन राइटर बनना चाहता है लेकिन उसका जीवन तो बनता है एड्स में। रेबेलियन वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूरी तरीके से रेबेलियन नहीं बन सकते हैं अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होगा तो। आते हैं इम्पॉर्टेंट सिंबल्स पर। एस्पेडिस्ट्रा क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल है एस्पेडिस्ट्रा, रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास ब्रिटिश लाइफ का सिंबल है। यह दिखाता है स्टेबिलिटी, रिस्पेक्टेबिलिटी, डोमेस्टिक कंफर्ट और कन्वेंशनल सक्सेस। मनी क्या है? मनी केवल एक करेंसी नहीं है, यह पावर स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, सिक्योरिटी और साइकोलॉजिकल प्रेशर का सिंबल है। गॉर्डन की पोइट्री दिखाती है उसका आइडियलिज्म, एम्बिशन का सिंबल। ठीक है, और नेक्स्ट है लंदन, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सबसे बड़ा सिंबल बन जाता है। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं लेकिन क्लास डिविजन्स भी हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। मैंने इस नॉवेल को बहुत ही शानदार तरीके से समझा दिया है। दोस्तों, मेरा नाम अंकित तिवारी है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। हम पूरे टीजीटी के राइटर्स को कंप्लीट करेंगे, सो यूपी टीजीटी के। तो दोस्तों, कीप द एस्पिडेट्रा फ्लाइंग को केवल एक गरीब आदमी की कहानी समझना गलत होगा। यह गॉर्डन कम स्टॉक की इंटरनल स्ट्रगल की कहानी है। वह पैसा रिजेक्ट करता है, वह रिस्पेक्टेबल सोसाइटी रिजेक्ट करता है, वह कन्वेंशनल करियर रिजेक्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि ज़िंदगी केवल रेबेलियन से नहीं चलती। ह्यूमन बींग को लव चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ती ही हैं। और कभी कभी जिन चीज़ों को हम अपनी फ्रीडम का दुश्मन समझते हैं, वास्तव में वही हमारी लाइफ को स्टेबल बनाती है। गॉर्डन की कहानी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वह हमें अनकंफर्टेबल क्वेश्चन देती है। अगर हम सोसाइटी के सारे रूल्स को रिजेक्ट कर दे तो क्या हम फ्री हो जाएंगे? कदापि नहीं। और शायद यही है कि ऑरवेल का सबसे बड़ा पॉइंट है, फ्रीडम केवल यह नहीं कि वह क्या रिजेक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको कहानी बहुत अच्छे से पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।